अखिलेश ही भी आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही फैसला लेंगे, उन्हीं के निर्देश और उनके ही संज्ञान में और उन्हीं के चीजों के बीच में मैं आया हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था। ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज हो गई आपकी पार्टी में। पूर्वांचल की समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के सभी हमारे अधिकतर लोग सभी वहां पे पहुंचे और अभी भी आना जाना लगा हुआ है। खाली वाई फैक्टर काम करता है वहां पर। उनका मकसद ये है कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में मुसलमान वोट हासिल करने के लिए क्या सियासी पार्टियां मुख्तार अंसारी से हमदर्दी जता रही? सवाल यह भी है कि अखिलेश के पीडीए के खिलाफ पीडीएम बनाकर क्या ओवैसी ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल कि अखिलेश ने क्या वाकई मुसलमानों से अभी तक सिर्फ दरी बिछवाई है, जो ओवैसी बोल रहे हैं? मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है। मुख्तार की मौत के बाद मुसलमान वोट बैंक के लिए सियासी दलों को मानो मौका मिल गया। ओवैसी मुख्तार के परिवार से मिले तो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंच गए। जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। अब से थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र यादव अखिलेश के निर्देश पर गाजीपुर पहुंचे, मुख्तार के परिवार से मुलाकात की, मुख्तार की कब्र पर पुष्प चढ़ाया। इससे पहले कल ओवैसी ने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की थी, अंसारी परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। ओवैसी के मुख्तार फैमिली के साथ खड़े होने की बात ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है और आनंद फानंद में अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को गाजीपुर भेज दिया। हालांकि अखिलेश क्या मुख्तार परिवार से मिलने जाएंगे, ये अभी सवाल बना हुआ है। सुनिए। इस दुख की घड़ी को बांटने आए हैं। अखिलेश ही भी आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही फैसला लेंगे, उन्हीं के निर्देश और उनके ही संज्ञान में और उन्हीं के चीजों के बीच में मैं आया हूँ। खबर दरअसल सिर्फ इतनी नहीं है कि धर्मेंद्र यादव पहुंचे, अखिलेश यादव ने भेज दिया। खबर यह है कि यह मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है। यूपी में 80 सीटों पर इसका क्या असर होगा, इसकी चर्चा होगी। अखिलेश यादव के धर्मेंद्र यादव को गाजीपुर भेजने पर ओवैसी की पार्टी ने हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव को पहले जाना चाहिए था, लेकिन ओवैसी के जाने के बाद अब अखिलेश डर गए हैं, इसलिए जा रहे हैं, भेजने की बातचीत हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं। गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी यूपी में पूरी तरीके से एक्टिव है। अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ओवैसी ने। कल ओवैसी ने पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन बनाया और अखिलेश के पीडीए के जवाब में पीडीएम का फॉर्मूला दिया। अखिलेश के एमवाई समीकरण पर ओवैसी ने करारा हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव का मकसद सिर्फ इतना है कि मुसलमान उनके लिए दरी बिछाते रहे। सुनिए। कहे का एमवाई खाली वाई फैक्टर काम करता है वहां पर। नहीं कहां पर, वहां पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है। एम कहां पर? वहां ए टू जेड अलायंस कहां है वहां पर? वो तो सिर्फ वाई की वाही में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता। मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। तो आप सोचिए, बड़ा हमला बोला ओवैसी ने कि चाहते हैं अखिलेश यादव के मुसलमान दरी बिछाएं, जवानी कुर्बान करें, करते कुछ नहीं अखिलेश यादव मुस्लिमों के लिए। पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश पर हमला बोला और पीडीए में एक को कंफ्यूज बता दिया।
पल्लवी पटेल कह रही हैं कि उन्होंने पीडीएम बनाकर साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति में पारदर्शिता है और बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट है। सुनिए। पीडीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस ए के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। और निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में एक भारी मात्रा सीटों पर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। वो लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स बताएंगे कि कोई भी सरकार पीडीएम न्याय मोर्चा के बगैर नहीं बनेगी। मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच रस्साकशी लगातार जारी है और ये जंग हर दिन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। इसके लिए माफिया मुख्तार से हमदर्दी भी जताई जा रही है। मुख्तार के घर जाकर हमदर्दी जताने वालों में सियासतदानों की लंबी कतार है, जैसे मुख्तार न जाने कितना बड़ा मसीहा रहा हो। इस बीच बीजेपी नेता राजा सिंह ने ओवैसी समेत तमाम नेताओं से सवाल पूछे हैं जो मुख्तार की मौत पर मातम मना रहे हैं। सुनिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी से एवं उन तमाम नेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि ये मुख्तार जो अंसारी है जिसने 8 लोगों का कत्ल किया, यानी ऑफिशियली 8 लोग हैं, इनऑफिशियली कितने हैं पता नहीं, लूटपाट, एक डकैत जैसा व्यक्ति था मुख्तार अंसारी। मैं असदुद्दीन ओवैसी को और उन तमाम नेताओं को यह कहना चाहूंगा कि उन 8 लोगों के परिवार के घरों पर भी आप जाइए, उनके रिश्तेदारों से आप मिलिए और उनका दर्द देखिए कि कितनी बेरहमी से मुख्तार अंसारी ने उन 8 लोगों को मारा था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह है कि क्या सिर्फ दरी बिछवाने के लिए अखिलेश मुसलमानों का वोट लेते हैं, जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। सवाल यह भी कि पीडीए बनाम पीडीएम मुस्लिम वोट पर क्या अखिलेश यादव पूरी तरीके से घिर गए हैं। सवाल यह भी कि ओवैसी का ऐलान जंग यूपी में मुसलमान आखिरकार किसके संग है। मुख्तार से हमदर्दी क्या सिर्फ बहाना है और असल निशाना मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि सूबा सबसे बड़ा, देश का सबसे ज्यादा सीटें यहां पर। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल हसन जुड़ चुके हैं, आईपी सिंह के पास में हालांकि पहले जाना चाहता था, लेकिन आदिल भाई पहला सवाल आपसे, बड़े फ्रंट फुट पर हैं आपके नेता, पीडीएम नाम रखा, यानी मान ले कि आपका पूरा फोकस मुसलमानों पर है, सामान्य वर्ग के लोगों की कोई जगह नहीं है आपके नेतृत्व में, आपकी पार्टी में। आदिल आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए आदिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी, आप लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी कि ये लोग मुस्लिम वोट पर लड़ते रहे, बट जाए अखिलेश यादव में, ओवैसी की पार्टी में, आप लोगों को जो वोट मिलना है वो मिल ही जाएगा। तो ये तो आपकी फेवरेट पिच तैयार हो रही है। देखिए राकेश जी, जनता के मन के स्पंदन को समझ नहीं पा रहे हैं, और जनता के मन के स्पंदन को अगर समझ पाते तो ये बात समझ जाते कि अब देश की राजनीति में ये जाति और मजहब का समीकरण बांट करके चुनाव में जीत लेना ये पुरानी बात हुई। अब आप जाति और मजहब के समीकरण के आधार पर कि भूरा बाल साफ करो, अजगर की बात करो या एमवाई का समीकरण बनाओ, इसके आधार पर चुनाव जीत जाओ, अब ये नहीं होने वाला है। चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा कि किसने जनता को डिलीवर करने का काम किया है, किसने जनता के दुख दर्द को साझा करने का काम किया है, कौन जनता के बीच लगातार रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा है। और इसका जब उत्तर मिलेगा तो आज गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 4 करोड़ पक्के आवास पहुंच दिए हैं, आज आयुष्मान का कार्ड देकर के उनकी बीमारी का इलाज कराया है, हर घर में नल से जल पहुंचाया है, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन से हमने घर का धुआं दूर करने का काम किया है, हमने देश के कानून जो अंग्रेजों के समय के चले आ रहे थे उसका बदलाव किया है, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया है, ऐसा परिवर्तन किया है जिस परिवर्तन के कारण जनता महसूस कर रही है कि उसके जीवन में बदलाव आया है। और इसलिए जनता ये जाति मजहब के समीकरण को दरकिनार कर रही है। और विशेष करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो जो एमवाई का समीकरण चलता था ना, वो एमवाई जाति मजहब से बदल करके एमवाई मोदी और योगी में बदल गया है।
कि एम से मोदी और वाई से योगी, तो ये एम वाई का समीकरण उनके पुराने एम वाई पर बहुत भारी पड़ रहा है। ये पीडीए का नया नारा लेकर के इसलिए आए थे, लेकिन परिवार में केवल डिंपल और अखिलेश, केवल इसकी ही चिंता करनी है, कैसे परिवार को बचाए रखा जाए, केवल इसकी ही चिंता करनी है। और अब नया नारा ये पीडीएम का लेकर के आए हैं, कैसे मुस्लिमों को लिभाया जा सके। सच ये है कि कैसे कब्रिस्तान की चार दीवारी बना करके मुसलमानों को ललचाया जा सके। ये जिंदा मुसलमानों के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुसलमान मृत हो जाए तो उसकी मृत शरीर से कैसे वोट बटोरा जाए, इसकी जुगाड़ पर सारा प्रयास करते हैं कि इसका जुगाड़ फिट करें। लेकिन देश का मुसलमान अपनी चेतना के साथ है, वो महसूस कर रहा है कि मोदी और योगी के शासन में आज क्या बदलाव आया है। उसका हथकरघा उद्योग हो या अलग प्रकार के उसकी जो तमाम कल कारखाने धंधे चलते हो, इन धंधों में आज गति मिली है। आज दंगे नहीं हो रहे हैं, आज किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, आज बिजली की सप्लाई अच्छी मिल रही है। तो इसलिए हिंदू है या मुसलमान, सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लग गए हैं और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए लगे। आदिल भाई, मुसलमानों का वोट चाहिए, इसके लिए किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, किसी की पैरवी कर सकते हैं, किसी पर हमला भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, जो बाबू बजरंगी, माया कोडानी, आसाराम बापू और राम रहीम के साथ जो भाजपा खड़ी है, उसको कुछ बोलने का अधिकार है? जो आसिफा 8 साल के मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप का उसके साथ खड़ी है, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ भाजपा खड़ी है, उसको बोलने का कोई अधिकार है? जो स्वामी चिदंबरम के साथ खड़ी है, जो सेंगर के साथ खड़ी है, जो नारायण राणे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल के साथ खड़ी है, तो भाजपा को कहीं पर बोलने का अधिकार बनता है? राकेश भाई, पूछिए तो इन लोगों से। अरे अबरी बार वो सब काम नहीं हो रहा है। बेचैन है कि किसी तरह हिंदू मुसलमान हो जाए, किसी तरह नफरत की जो आंधी है वो बढ़ जाए। इनके पास कोई सिद्धांत है नहीं। आदिल भाई, मोर्चा आप बनाए पल्लवी पटेल के साथ पीडीएम, क्लियर कट कह दें कि पिछड़ा दलित मुसलमान ही हमारे टारगेट पर हैं। राकेश पांडे जैसे लोग की कोई जगह उसमें है ही नहीं, राकेश त्रिपाठी जैसे लोग की कोई जगह है ही नहीं। आप बनाए मोर्चा, क्लियर कट कह दें कि उनके तो ए में कंफ्यूजन था और उसके बाद कहें कि भाई हम वोट नहीं बांट रहे हैं, हम लोगों को नहीं बांट रहे हैं। ये बड़ी अच्छी परिभाषा है आपकी। राकेश भाई, जब ये जो राकेश त्रिपाठी की पार्टी है, जिसमें एक मुसलमान एमपी नहीं, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं, और जाकर सऊदी में और कुवैत में, ओमान में जितने मुस्लिम लीडर से ऐसे गले मिलते हैं कि लगता है वल्ला दो हबीबी मिल रहे हैं। लेकिन भारत के नहीं आदिल भाई, सवाल पर रुके रहिए। उनकी पार्टी में मुस्लिम एमपी है कि नहीं है, ये बात की बात है। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने पीडीएम गठबंधन बनाया, यानी उसमें राकेश पांडे की जगह नहीं है ना भाई। आप राकेश पांडे की आवाज नहीं उठाएंगे, ये आपने क्लियर कर दिया। आप सामान्य वर्ग की बातचीत नहीं करेंगे, वो आपके लिए मैटर ही नहीं करते हैं। आप बांटने की सिर्फ कोशिश करेंगे। नहीं भाई, अरे बांटने का तो मोदी जी शुरुआत किए हैं, कब्रिस्तान संस्थान की बात मोदी जी की है। मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़े जाति से हूँ। कल राष्ट्रपति को, लालकृष्ण अडवाणी जी को जो राष्ट्रपति मोहतरमा भारत रत्न दी, उसमें भी इतना प्रधानमंत्री को शिष्टाचार नहीं हुआ कि खड़ा होकर वो उस राष्ट्रपति के साथ खड़े हो जाए। प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे और राष्ट्रपति खड़ी है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कितना पद को बौना कर दिए हैं। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है कि राष्ट्रपति खड़ी है और प्रधानमंत्री कुर्सी में पैर चढ़ाए बैठे। अरे सुनिए आदिल भाई, अरे ये व्हाट्सएप से बाहर निकलिए। आ रहा हूं राकेश जी, ये व्हाट्सएप से बाहर निकलिए। पूरे विजुअल सीक्वेंस का एक हिस्सा उठाकर आप कोट कर रहे हैं, तो चलिए क्या तस्वीर है राकेश जी, इनको जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, देखिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मदरसे की शिक्षा का आधुनिकीकरण करके योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। क्योंकि जो पुराने मदरसे में पढ़ करके आए हुए लोग हैं ना, वो ऐसे ही तस्वीर को आधा अधूरा देख करके कहानियां गढ़ लिया करते हैं। अरे भाई, जब भी राष्ट्रपति भारत रत्न या पद्म अवार्ड किसी को देती है या देते हैं, तो हमेशा वो खड़े होकर देते हैं और ऑडियंस हमेशा बैठी होती है। जो बाकी लोग होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री हो या अन्य गणमान्य अतिथि हो, ये हमेशा बैठे होते हैं। आपने ना इससे पहले के कभी पुरस्कारों को देखा है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कोई भी फेक न्यूज चलेगी, उसको काट छांट करके ऐसे ही प्रस्तुत करने का काम करते हैं। ये खबरों को मत काटा करिए भाई, खबरों को काट करके प्रस्तुत जो करने का काम करते हैं ना, उसके कारण से आदिल हसन समस्या होती है। लेकिन आदिल हसन, आप चाहे जितनी खबरों को समझ के साथ समझा करिए, देश की जनता समझदार है, देश की जनता जानती है कि देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला प्रधानमंत्री बनाने का काम, राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप विपक्ष के लोग मिलकर के हर संभव प्रयास कर रहे थे कि देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर कोई आदिवासी महिला पहुंचने ना पाए। आपने
हर संभव विरोध किया था, और आज बैठ करके आपको आदिवासी महिला के सम्मान की आज पीड़ा हो रही है, देश के राष्ट्रपति के सम्मान की पीड़ा हो रही है। ठीक है शांतनु जी, हाँ बोलिए। राकेश वाले भाई, इनसे पूछिए कि अंग्रेज भी कहते इनको भी जाना। अरे भाई आदिल भाई, जो आपसे पूछ रहा हूं तो आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अब राकेश त्रिपाठी से मैं क्या पूछूं, ये सवाल भी आप मुझे बता दें। ये नहीं होता है ना। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि आप क्लियर कट डिवीजन चाहते हैं। आपके इस सो कॉल्ड गठबंधन में राकेश पांडे टाइप के लोगों की कोई जगह नहीं है, राकेश त्रिपाठी जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। आप सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल आप भी वोट बैंक के लिए करना चाहते हैं, जो आरोप आपके नेता अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं। ठीक है, इनकी आवाज बार बार कट रही है। शांतनु जी, अखिलेश यादव दरी बिछवा है मुसलमानों से। ये मुसलमानों के नाम पर गठबंधन बना ले, पार्टी बना ले, तो भी कहें कि भाई हम तो सबकी बात कर रहे हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं राकेश जी को सुन रहा था, उन्होंने पहली बात कही, मेरे ख्याल से उस पर बहुत गौर देने की बात है कि, और मैं आपके चैनलों से भी, सारे चैनलों से भी ये अनुरोध करूंगा कि ये जाति समीकरण पर डिबेट भी करना बंद कर दें। देखिए देश कहीं और पहुंच चुका है। देश इस समय बात कर रहा है कि भारत में 150 यूनिकॉर्न है जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। हम लोग 12.5 घंटे बिजली आती थी भारत में 2014 में, इस समय 22.5 से 23 घंटे एवरेज बिजली आती है भारत सौर ऊर्जा का बड़ा देश बन चुका है। अब ये लोग उसी में लगे। मतलब जब मैं राहुल गांधी को सुनता हूं जो विदेश से सुना पढ़ के आए हैं, मैं अखिलेश यादव को सुनता हूं जो सुना वो भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो इस जमाने के लीडर है। उनको हम युवा लीडर मानते हैं, वो अभी भी लगे। देखिए ये लेजी फॉर्मूला है जो कांग्रेस ने सबको सिखाया कि कुछ काम मत करो, मुसलमानों को डराओ, उनका वोट लो, हिंदुओं को हिंदू मत रहने दो, एक जात को ले लो, और MY मीम भीम ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चुनाव जीत लो। देखिए वो जमाने लद गए, तभी चुनाव हार रहे हैं। कल आपने इंडिया अलायंस की मीटिंग देखी, चोर मौसारी भाई, आधे लोग जेल में बंद है, कौन पता नहीं किसके दौरान क्या क्या केस है। तो मेरे ख्याल से राजनीति बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। राजनीति विकास की राजनीति है। मुसलमान भी हाईवे पे चल रहा है, मुसलमान के घर में भी बिजली आ रही है, उसको भी घर मिल रहा है, उसको भी DBT, वो राजनीति पहुंच चुकी है। ठीक, तो मेरे ख्याल से सबको इनको जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मेल द कॉफी बीन्स, मतलब रियलिटी को समझिए, कुछ और देश कहीं और पहुंच चुका है। अरे रुक जाइए आदिल भाई, मुझे किससे क्या सवाल पूछना है वो आप थोड़े नहीं तय करेंगे। पैनल पर कौन कौन बैठेगा ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, शांतनु अपना विचार रख रहे हैं, राकेश जी अपना विचार रख रहे हैं। चलिए अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अब्बास भाई देखिए, ओवैसी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है और सीधे तौर पर अटैक आपकी पार्टी पर है, और सिर्फ आप लोगों ने मुसलमानों से धोखा दिया है, दरी बिछवाते हैं, उनकी जवानी अपनी पार्टी पर कुर्बान करवाना चाहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये ओवैसी बोल रहे हैं। देखिए राकेश जी, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। यूपी में बहुत सारे दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जो 2024 की लड़ाई है वो द्विकोणीय है। वो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बहुत सारे लोग दल लड़ेंगे चुनाव, बहुत सारे बयान होंगे, चुनाव का समय है, आवश्यकता नहीं है टिप्पणी करनी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक दल, एक विचारधारा वो है जो चाहती है कि इंक्लूसिव राजनीति हो, जिसमें सभी के समावेश हो, चाहे वो ना धर्म ना जात के आधार पे किसी के ऊपर गैर बराबरी, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। और कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो चाहती हैं कि एक्सक्लूसिव राजनीति, कि समाजों को, जातियों को अलग थलग किया। समाजवादी पार्टी इंक्लूसिव राजनीति की बात करती है। समाजवादी पार्टी जो समाज के पिछड़े दबे कुचले तबके हैं उनके लिए लड़ना, उनकी बात करना प्राथमिकता से, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे देश का संविधान। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पीडीए में जिसका नारा लगाते हैं अखिलेश यादव, अब्बास भाई, उसमें एक कंफ्यूज है, कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। कह रहे हैं वो क्लियर कट विजन के साथ आए कि एम रखेंगे मतलब मुस्लिम है। आप सिर्फ दरी बिछवा रहे हैं, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, निश्चित रूप से अगर आप हमारा संविधान पढ़ेंगे तो हमारे संविधान में 70% जो पद है संगठन में वो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए रिजर्व है। नहीं, वो कह रहे हैं सिर्फ यादवों के लिए है, हमेशा से इस विचारधारा नहीं, ओवैसी कह रहे हैं सिर्फ यादवों के लिए है। देखिए अभी एक हफ्ते पहले तक चैनल पे इन्हीं के प्रवक्ता इस बात को कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 80 की 80 सीटें आप जीतिए। आज कल इनके जो है सुर बदल गए, कल इनके विचार बदल गए। तो अरे आदिल, आप लोग नहीं लड़ने वाले थे क्या यूपी में? महत्वपूर्ण ये है कि जनता क्या कह रही है।
उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश का जो आप लोग यूपी में चुनाव पहले नहीं लड़ने वाले थे क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है कम से कम, जो अब्बास हैदर कह रहे हैं। मेरे साथ में इनके वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेता हैं आपके चैनल पे और भी चैनल पे, उन्होंने बात स्पष्ट कही। अच्छा, मैं पूछ ही लेता हूँ आदिल भाई से। बोलिए आदिल, बोलिए। दे रहे हैं आप, अब ये इन्होंने विचार बदल दिए, इनका निर्णय है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें खुशी है। लोकतंत्र में जितने अधिक दल चुनाव लड़ेंगे उतनी अच्छी बात। अच्छा ठीक है, बोलिए आदिल, बोलिए। राकेश भाई, इनके लिए पिछड़ा दलित डिम्पल यादव है, अखिलेश है, धर्मेंद्र है, अक्षय है, रामगोपाल है, क्या शिवपाल है, इनके लिए वही है। इनके लिए पद लेगा मुसलमान, दरी बिछाएगा मुसलमान, और राज्यसभा जाएंगे जया बच्चन, राज्यसभा जाएंगे इनके नरेश अग्रवाल, राज्यसभा जाएंगे इनके ये कोई बात नहीं हुई। अगर इस आधार पर आप देखेंगे तो आपकी पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी, फिर उनके बेटे, ये आपके यहाँ के नेता मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बात मत करिए, इस प्रकार की बात मत करिए। हमारी पार्टी हमेशा से समाज के सभी वर्गों की लड़ाई लड़ती आई है। आपने क्या किया? आप कभी तेलंगाना में तो पूरे राज्य में चुनाव लड़ते नहीं है, लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए, उनका काम करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन पूरे देश की जनता इस बात को बहुत ही कायदे से बखूबी जानती है। बंगाल में उन्होंने आपको बताया, आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े 22 में, वहां पे भी आपको बताया। तो देखिए, पूरा देश इस बात को जान रहा है, पूरा देश इस बात को समझ रहा है। आप चाहे जितना बहकाने की बात करें, वोटों को बांटने की नहीं, अब्बास भाई मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है आदिल, वो ये भी कह रहे हैं कि आपके लिए मुसलमान सिर्फ ओवैसी और उनका परिवार है, ये भी वो कह रहे हैं। तो अच्छे आदिल हसन कौन है, शौकत साहब कौन है, आसिफ वकार कौन है? अरे तो अब्बास हैदर कौन है? अब्बास हैदर भी तो मुसलमान है। तो अब्बास भाई मुसलमान नहीं है आदिल? माजिद हुसैन कौन है? अरे तो अब्बास हैदर कौन है आपकी इस परिभाषा के हिसाब से? अरे आपकी इस परिभाषा के हिसाब से अब्बास हैदर कौन है फिर? क्या आपका अब्बास हैदर बहुत अच्छे, अब्बास ऐसे बहुत अच्छे दरी बिछाओ उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम विधायकों की आप बात करें तो किसके पास मुस्लिम विधायक हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में? और उसके राष्ट्रीय अरे अब्बास भाई आदिल कह रहे हैं कि आप दरी बिछाओ गैंग के महासचिव हैं, कह रहे हैं आपसे भी अखिलेश यादव सिर्फ दरी बिछवा रहे हैं। हटा दिया गया है। अरे अगर आपको लगता है कि हमसे दरी बिछवा रहे हैं, हमसे पोस्टर लगवा रहे हैं, तो आप जाइए MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। आपको किसने रोका है? आप सिर्फ जनता को गुमराह करने की और बेवकूफी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 34-35 मुस्लिम विधायक, क्या वो मुसलमान नहीं है? आपके लिए क्या सिर्फ मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी और उनका परिवार है? मुझे लगता है ऐसी भ्रमित करने वाली बातें ना करिए। अगर समाजवादी पार्टी के 35 मुसलमान है तो वो सिर्फ इसलिए विधायक नहीं है कि वो मुसलमान है। समाजवादी पार्टी समावेशी राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी समाज को तोड़ने की, धर्म के आधार पे बांटने की राजनीति नहीं करती है। ठीक है, चलिए ये पीडीएम में दम है कि पीडीएम में दम है, ये चुनाव बता देगा। बहुत समय नहीं है, बहुत समय नहीं है। 4 जून को इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी ओवैसी बोलते हैं, वो फिरौन और मूसा की कहानी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि मूसा आएगा। मुझे आवाज नहीं मिल रही। लेकिन सच ये है कि हर तरह से प्रयोग करके देख लिए, हर तरह के समीकरण गांठ करके देख लिए, हिंदुस्तान में कब्रिस्तान और शमशान करके भी तब देख लिया, सब तरह के प्रयास करके देख लिए। अब मुसलमानों को बरगलाने के लिए फिर तरह तरह के नए प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, मुद्दा केवल विकास है, और विकास का मुद्दा हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग नहीं है। उसको सबको आवास मिले हैं, सबको शौचालय मिले हैं, सबको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले हैं, सबको आयुष्मान का कार्ड मिला है, सबको वंदे भारत में बैठने का अवसर मिला है। इसलिए आज जो ये विकास की चमक है ना, वो सब तक समान रूप से पहुंची है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जनता विकास के मुद्दे पर मोदी को चुनेगी। किसी प्रकार से कोई नाराजगी किसी जाति वर्ग में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, और इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है, रोज नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के एक भोजपुरी गायक थे, वो भी टिकट लौटा दिए। इतना टिकट आप तो टिकट घोषित ही नहीं कर पा रहे हैं, अलायंस बना ही नहीं पा रहे हैं। ये अपना दल कमेरावादी आखिरकार समाजवादी पार्टी के अलायंस पार्टनर थी, ये क्या
कारण है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बाय करके अलग उन्होंने रास्ता अपना लिया है? आरएलडी उनकी अलायंस पार्टनर थी समाजवादी पार्टी की, क्या कारण था कि उसने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ अपना लिया है? एनडीए जो अब इंडियन अलायंस नया पूरा बनाया था उसमें नीतीश कुमार जी ने आखिरकार पूरी तरह से बाय बाय कर दिया। जो उसके शिल्पी थे पूरे वही छोड़ करके चले गए। पूरा आपका इंडिया अलायंस डूब रहा है। अरविंद केजरीवाल के वो आज जेल से बचाने का सबसे बड़ा एजेंडा बना हुआ है, क्योंकि लग रहा है, डर लग रहा है कि आज केजरीवाल है, कल हमारा नंबर आने वाला है। लेकिन मैं विश्वास दिला करके कह रहा हूं, देश की जनता का जिसने भी पैसा लूटा है ना, जेल की सलाखों के पीछे उसको जाना ही पड़ेगा। और जिसने कोई अपराध नहीं किया है ना, उसको सांच कुआंच नहीं होगी, उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो क्यों आ रहा है आपका, बताइए। नहीं आदिल मुझे एक बात बताइए, आप लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए, यही हमने अतीक के समय देखा था, मतलब माफिया अपराधी सब कबूल है, बस मुस्लिम वोट चाहिए किसी भी हालत में। अच्छे भैया, बाबू बजरंगी अरे आपसे जो सवाल पूछा जाए बाबू बजरंगी पर क्यों जा रहे हैं भाई? आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए ना। जानबूझ करके मुसलमानों के नेताओं के नाम पर अपराधियों को नेता बनाया है। प्रज्ञा ठाकुर टेरर एक्यूज है। अरे ये नाथूराम गोडसे के मारने वाले हमसे क्या बोलेंगे? सजायाफ्ता नहीं है। आप देखिए ना, आपने फंसाने का काम किया था। आपके यहाँ तो सजायाफ्ता, बाकायदा सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का हाथ उठा करके रोज बता रहे हैं कि रहनुमा है वो। सजायाफ्ता जो लोग हैं आज उनको रहनुमा घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकायदा 4-5 6 मामलों में बाकायदा उम्र कैद जैसी सजा हो गई है, उनको भी रहनुमा घोषित करने में लगे हुए हैं। ये अपराध किया है आपने, और विशेष तौर के मुस्लिम कौम के साथ अपराध किया है आपने। मुस्लिम नेताओं के नाम पर अपराधियों का महिमा मंडन करने का काम किया है। आरिफ मोहम्मद खान जैसे जहीन नेता आपको नेता नहीं दिखाई पड़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जहीन नेता आपको नेता नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप जानबूझ करके तारिक मंसूर जैसे नेताओं को पसंद नहीं करना चाहते। आप केवल अपराधियों को मुसलमानों का रहनुमा घोषित करते हैं। ये अपराध आपने पूरी कौम के विरुद्ध किया है, और इसलिए आज पूरी कौम आपसे नाराज है। अशोक चावल ठीक है, शांतनु गुप्ता, शांतनु भाई, अरे रुकिए आदिल रुकिए। शांतनु, ये बात तो तय है, हमने खासतौर पर यूपी में ये तो देखा है, अतीक का फेवर इसलिए कि मुस्लिम है, अतीक का बेटा मारा जाए एनकाउंटर में तो भाई भाईचारा खराब हो रहा है। अब मुख्तार को मसीहा बनाने की बातचीत है। यानी अगर मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसके लिए अपराधी है, माफिया है, कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, सब कबूल है, मसीहा बना देंगे। देखिए, पिछले 20-25 मिनट से जिस तरह से डिबेट चले राकेश भाई, अगर कोई भी युवा देख रहा होगा, और आपको पता है जो 97 करोड़ वोटर हैं उसमें 2-3 करोड़ वोटर केवल युवा वोटर हैं जो 18 साल का है, 19 साल का है। वो जब डिबेट को सुन रहा होगा, वो क्या सुन रहा है? मतलब दोनों दल ये देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी किसका हीरो है, वो एआईएमएम का हीरो है कि समाजवादी पार्टी का हीरो है। ये एक तरह से कष्ट चल रही है। जब अतीक अहमद मरा तब भी ये कष्ट थी। कौन हीरो? इनके हीरो यही है जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उनको विधानसभा में और संसद में भेजा गया। देखिए आदिल भाई, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? हम लोग बिल्कुल सभ्य तरह से डिबेट कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इससे कुछ होगा, इससे कुछ होगा। चैनल पे भी देखिए, चैनल पे भी वही तरीका, कि मैं सड़क पे भी गुंडागर्दी करूंगा, चैनल पे आके भी गुंडागर्दी करूंगा। मैं सड़क पे भी गुंडागर्दी करूंगा और चैनल पे आके भी गुंडागर्दी करूंगा। ये कसम खा के चैनल पे आए। जो युवा देख रहा होगा इनको, वो युवा कहेगा भाई बात करो ना, बात करो कि हर साल एक नया आईटी बना है राकेश भाई, हर साल नया एक आईएम बना है। अब सारी परीक्षाएं कॉमन हो चुकी है, वो बात करो, उस पर रस ले रहा है युवा। आप नहीं, मुझे एक बात बताइए शांतनु जी, एक मिनट। आदिल मुझे एक बात बताइए, बिल गेट्स आपको अच्छा लगता है कि अतीक मुख्तार अच्छा लगता है? मेरे सुनिए, मेरे वाहिद उत्तर प्रदेश का मैं पूछ रहा हूं, आपको बिल गेट्स अच्छे लगते हैं या अतीक मुख्तार अच्छा लगता है? पार्टी से भाई, आपको बिल गेट्स अच्छे लगते हैं या अतीक मुख्तार अच्छे लगते हैं? सुनिए, अतीक अहमद को श्रद्धांजलि लोकसभा में दिया गया, उसमें मोदी। मैं पूछ रहा हूं श्रद्धांजलि किसने दी, क्या दी? मैं नहीं जा रहा हूं। और सुनिए, आप एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता हैं आदिल, आपको बिल गेट्स अच्छे लगते हैं या अतीक मुख्तार अच्छे लगते हैं? मुझे एक टाइम में जवाब दीजिए। या अतीक का बेटा असद अच्छा लगता है, या उसके जैसे दूसरे गुंडे अच्छे लगते हैं, माफिया अच्छे लगते हैं आपको? योगी जैसे अगर बाबू बजरंगी, चलिए ना, बाबू बजरंगी बताइए, आपको बाबू बजरंगी अच्छा लगता है कि अतीक अच्छा लगता है कि मुख्तार अच्छा लगता है कि बिल गेट्स अच्छे लगते हैं? कौन अच्छा लगता है? आप चॉइस नहीं बता पा रहे हैं। ये आपकी सियासत की हकीकत है, और देश की जनता और खासतौर पर जो शांतनु भाई कह रहे हैं कि युवा वोटर्स को सुन रहे होंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी बातों का जवाब मिलेगा 4 जून को। जनता देख रही है, सुन रही है, फैसला भी करेगी।